बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन हेटेरोजेनी और वेराइटीज और डिफरेंट टाइप्स। कितने अलग अलग वेराइटी स्पेसिस हमें अर्थ में मिलते हैं और इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप देखें आज तक लिविंग ऑल ऑर्गेनिज्म का डेटा 1.7 टू 1.8 मिलियन आइडेंटिफाई कर लिया अर्थ पे। काफ़ी सारे ऐसे स्पेसिस है कि ऑलरेडी एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म हो चुकी है। तो इन स्पेसिस को एक्सटिंक्ट से बचाना है जो थ्रेटेंड है। जितना जितना अलग अलग स्पेसिस रहता है उतना ही ज़्यादा इकोसिस्टम प्रोडक्टिव रहेगा और उतना ही हमारे अर्थ सस्टेनेबल रहेगा। तो हम कैसे बचा सकते हैं सारे मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अफरोजा बेगम आज की सेशन लेके आई हूँ क्लास 12th बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वन शॉट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स हेटेरोजेनिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? इकोसिस्टम में अलग अलग वेराइटीज के लिविंग स्पेसिस मिलते हैं, उसको एक साथ क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और बायोडाइवर्सिटी टर्म रोजेन ने दिया था एंड पॉपुलराइज्ड किया था एडवर्ड विल्सन। तो बायोडाइवर्सिटी में 20,000 एंट्स एंड ऑर्किड्स मिलते हैं, 28,000 फिशेस, 3 लाख बीटल्स मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू द IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004, more than 1.5 million species found on the earth। तो IUCN 2004 के हिसाब से तो अर्थ में 1.5 मिलियन स्पेसीज मिला है अभी तक। तो एक्सट्रीम एस्टिमेशंस, तो कुछ साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं, कुछ नेचुरलिस्ट एस्टिमेट भी करते हैं कि बोलते हैं कि 20 to 50 मिलियन स्पेसीज मिलते हैं, लेकिन रॉबर्ट मे ने बताया था कि 7 मिलियन स्पेसीज मिलते हैं। हाँ, 7 मिलियन ही स्पेसीज होगा क्योंकि 1.5 मिलियन आइडेंटिफाई किया मतलब फाउंड किया अर्थ से। तो हम लोग इतना भी स्टूपिड नहीं है कि 20-50 मिलियन से सिर्फ 1.5 मिलियन आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो रॉबर्ट मे ने बताया था नहीं, 7 मिलियन स्पेसीज है अर्थ में, ठीक है। ऑल एग्जिस्टिंग स्पेसीज कैन वानिश विदिन 200 ईयर्स। देखिए, स्पेसीज बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग गए, इवोल्यूशन के द्वारा मिलियंस ऑफ ईयर लग गए। तो अगर ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम चलते रहे तो 200 ईयर्स में इकोसिस्टम फिनिश्ड हो जाएगा। तो आउट ऑफ ऑल स्पेसीज डिस्कवर्ड टिल डेट, तो 70% आर एनिमल्स। जितना भी स्पेसीज मिलते हैं उनमें से 70% एनिमल्स है, 22% are plants including algae, fungi, bryophytes, gymnosperms and angiosperms मिलते हैं एंड 8% अदर्स। तो ये डायग्राम देखिए, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स एंड प्लांट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट होते हैं, फिर अदर एनिमल ग्रुप्स होते हैं, फिर मोलस्का होते हैं, फिर क्रस्टेंसेस होते हैं। तो ये डायग्राम याद रखिएगा नीट एस्पायरेंट के लिए। ये डायग्राम याद रखना है जो भी नीट के बच्चे हैं। तो वर्टिब्रेट्स में फिशेस ज़्यादा मिलते हैं, तो फिशेस ज़्यादा मिलते हैं, फिर मिलते हैं बर्ड्स, फिर मिलते हैं रेप्टाइल्स, फिर मिलते हैं एम्फीबियंस एंड नेक्स्ट मैमल्स मिलते हैं। तो प्लांट्स में क्या ज़्यादा मिलते हैं? प्लांट्स में ज़्यादा मिलते हैं फंजाई, फिर मिलते हैं एंजियोस्पर्म्स, फिर एल्गी, फिर मॉसेस, फिर फ्रेंड्स एंड एलिस एंड लाइकेन मिलते हैं। ये चार्ट याद रखना, जो भी नीट के बच्चे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछते हैं कि इनवर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा कौन सा ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, तो इंसेक्ट। तो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी 3 टाइप्स की होते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या होते हैं? वेरिएशंस देखने को मिलते हैं जेनेटिक लेवल पे। और इंडिया में 50,000 राइस के वेराइटीज मिलते हैं एंड 1 के वेराइटीज मिलते हैं मैंगोस की। एंड मेडिकल प्लांट जो कि एग्जाम्पल रोल्फिया, वोमिटोरिया, ये हिमालयन
डिफरेंट हिमालयन एरिया में रहते हैं, जो कि डिफरेंट एरिया के डिफरेंट रेजरपाइन प्रोड्यूस करते हैं, रेजरपाइन और केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। मतलब रोल्फिया भूमिटोरिया एक प्लांट्स है जो कि हिमालयन रीजन में रहते हैं, जो अलग अलग हिमालयन एरियाज में रहते हैं, अलग अलग रेजरपाइन प्रोड्यूस करते हैं। मतलब इससे तो पता चलता है कि स्पेसिस में जेनेटिक डाइवर्सिटी भी मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोड्यूस करते हैं। स्पेसिस डाइवर्सिटी, तो स्पेसिस डाइवर्सिटी में क्या होते हैं, डिफरेंशिएट आते हैं, मतलब डाइवर्सिटी आते हैं स्पेसिस लेवल पे। तो एग्जाम्पल द वेस्टर्न घाट्स हैव ए ग्रेटर एम्फीबियन स्पेसिस डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स। तो जो वेस्टर्न घाट होते हैं वहाँ पे ज़्यादा एम्फीबियन मिलते हैं, लेकिन कंपेरिजन ईस्टर्न घाट्स में कम मिलते हैं एम्फीबियन। तो ईस्टर्न घाट्स में ज़्यादा एम्फीबियन मिलते हैं ईस्टर्न घाट से ज़्यादा। तो ये एक स्पेसिस डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिफरेंशिएट होते हैं इकोलॉजी में, इकोसिस्टम लेवल पे। जैसे कि एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया फॉर इंस्टेंस विथ इट्स डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड, एस्टुरियस एंड एल्पाइन मीडोज हैज ए ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन ए स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, स्वीडन। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं इंडिया में डाइवर्सिटी में डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, ये सारे डाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं। ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलते हैं इंडिया में किससे कंपेयर करके, नॉर्वे, स्वीडन से ज़्यादा मिलते हैं इंडिया में। इंडिया कवर्ड 2.4% एरिया ऑफ अर्थ एंड अराउंड 8.1% बायोडाइवर्सिटी। तो इंडिया 2.4% एरिया कवर कर रहे हैं एंड 2.4% में 8% वन बायोडाइवर्सिटी मिलते हैं। एमोंग वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। तो इंडिया 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में एक कंट्री है। तो मतलब इंडिया डाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है। तो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी का जो पैटर्न है वो देख लेते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी पैटर्न, लेटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स। तो यहाँ पे क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। तो इक्वेटर से जब बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, इक्वेटर पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होते हैं, जितना इक्वेटर से पोल में जाएंगे उतना ही बायोडाइवर्सिटी कम है। जैसे कि 71 डिग्री ग्रीनलैंड, तो 71 डिग्री में ग्रीनलैंड है जो कि 56 बर्ड रहते हैं। 41 डिग्री न्यूयॉर्क 105 बर्ड्स रहते हैं। इंडियन नियर इक्वेटर, मतलब ए पोल के साइड से है, मतलब स्पेसिस कम रहते हैं, क्योंकि जितना पोल में जाएंगे उतना ही बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इंडिया नियर इक्वेटर में रहते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं, 1200 बर्ड्स। और जो इक्वेटर पे रहते हैं कोलंबिया, वहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल 1400 बर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो कोलंबिया पे इतना बर्ड्स क्यों देखने को मिल रहा है अदर्स के कंपैरिजन में? मतलब जो नियर इक्वेटर पे है वो इक्वेटर से थोड़ा कम बायोडाइवर्सिटी मिलते हैं, जो इक्वेटर से दूर है उसमें और भी कम मिलते हैं बायोडाइवर्सिटी, और जो इससे ज़्यादा दूर है तो उस पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कम देखने को मिलते हैं। मतलब इक्वेटर पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं। इक्वेटर से जब पोल में जाएंगे तब क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब बायोडाइवर्सिटी कम रहते हैं। तो इक्वेटर पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों देखने को मिलते हैं, मतलब रिलेटिवली अनडिस्टर्ब, मतलब यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होता, स्पेसिएशन इसीलिए इंक्रीज होते हैं। तो लेस सीजन, मतलब वेदर एक सीजन के हिसाब से चेंज होते हैं। सोलर इनपुट मतलब सनलाइट ज़्यादा डायरेक्ट मिलते हैं कहाँ पे, इक्वेटर पे, तो इसलिए इक्वेटर पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न देख लेते हैं, स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप। तो स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप क्या है? द ग्रेटर जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर von Humboldt observed that within region species richness increased with increasing
एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू ए लिमिट। मतलब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा स्पेसिस एरिया के हिसाब से इंक्रीज होते हैं, मतलब जितना ज़्यादा एरिया होंगे उतना ही स्पेसिस इंक्रीज होगा, लेकिन एक लिमिट तक स्पेसिस इंक्रीज होगा। सपोज मान लीजिए एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में 1 किलोमीटर आप ट्रेवल किया तो 1 किलोमीटर पे स्पेसिस देखा, दूसरा किलोमीटर आप ट्रेवल किया, दूसरा किलोमीटर पे भी वेराइटीज ऑफ स्पेसिस देखा। इतना स्पेसिस की वेराइटीज एक लिमिट तक देखेंगे, मतलब जितना एरिया फॉरेस्ट है उतना एरिया तक ही देखने को मिलेगा, लेकिन फॉरेस्ट के बाहर स्पेसिस का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब फॉरेस्ट के बाहर स्पेसिस का स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि वो सब स्पेसिस फॉरेस्ट में ही देखने को मिलते हैं। तो मतलब जितना एरिया के फॉरेस्ट है उतना एरिया की स्पेसिस देखने को मिलेगा, अदरवाइज और ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। मतलब इस पे एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही स्पेसिस का रिचनेस उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर क्या है, लिमिट पे होगा। इनफैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पेसिस रिचनेस एंड एरिया फॉर ए वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा enjoys plants, birds, bats, freshwater fishes, तो टर्न्स आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये सब जब रिलेशन दिखाते हैं स्पेसिस, तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ में दिखाते हैं। तो ग्राफ देख लेते हैं, देखिए रिलेशनशिप कैसा दिखा रहा है, स्पेसिस रिचनेस हो रहा एंड एरिया हो रहा। तो जितना स्पेसिस रिचनेस हुआ, तो स्पेसिस जितना एरिया इंक्रीज हुआ उतना ही स्पेसिस बढ़ते गए, लेकिन एक टाइम पे क्या हो गया, एक टाइम पे स्टॉप हो गया, स्पेसिस का बढ़ना स्टॉप हो गया, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। तो फॉर्मूला है S इक्वल्स ए स्क्वायर। तो S का मतलब क्या है, स्पेसिस रिचनेस, एंड A का मतलब एरिया। ए रिएक्शन लॉग में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, log S इज इक्वल log C प्लस Z log A। मतलब Z का मतलब स्लोप ऑफ द लाइन, मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर Z स्लोप 0.1 to 1 है, तो एरिया के हिसाब से इंक्रीज हो सकते हैं 0.6 टू 1.2 इंक्रीज हो सकता है। तो C क्या है, C है इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे C क्या है, C है इंटरसेप्ट। ठीक ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी में इकोलॉजिकल रूल होते हैं, एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम फंक्शनिंग एंड स्टेबिलिटी। जो इकोसिस्टम के फंक्शन होते हैं वो रोल प्ले करते हैं बायोडाइवर्सिटी, एंड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी भी रखते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड्स करते हैं, बायोडाइवर्सिटी इकोनॉमिक वैल्यू भी प्रोवाइड्स करते हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी फूड प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, फाइबर, मेडिसिन एटसेट्रा प्रोवाइड करते हैं, एस्थेटिक एंड कल्चरल वैल्यू भी देते हैं बायोडाइवर्सिटी, कंट्रीब्यूट्स टू टूरिज्म, रिक्रिएशन एंड कल्चर, ये सब देते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है, इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये 3 है। तो हु इज डेविड टिलमैन, तो डेविड टिलमैन कौन है, तो डेविड टिलमैन इज एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट नोन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम फंक्शनिंग। तो अमेरिकन इकोलॉजिस्ट है डेविड टिलमैन, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। तो टिलमैन प्रपोज दैट, टिलमैन क्या बोला था, ग्रेटर स्पेसिस डाइवर्सिटी लीड्स टू ग्रेटर इकोसिस्टम स्टेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। उन्होंने कहा जितना वेराइटीज के स्पेसिस डाइवर्सिटी होगा उतना ही इकोसिस्टम स्टेबिलिटी रहेगा, एंड उतना ही ज़्यादा इकोसिस्टम पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। ठीक है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस पॉल एनरिच ने दिया था 1981 में। तो अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने एक क्या बताया, एनरिच कंपेयर्ड द इकोसिस्टम टू एन एरोप्लेन एंड स्पेसिस टू द रिवेट्स मेटल पिंस दैट होल्ड एरोप्लेन पार्ट्स टुगेदर। तो उन्होंने क्या बताया कि इकोसिस्टम एक एरोप्लेन है एंड स्पेसिस एक एरोप्लेन की मेटल है, रिवेट से मतलब पंखे है एरोप्लेन की। उन्होंने बताया इच रिवेट मतलब एरोप्लेन की पंखे प्लेज ए स्मॉल बट इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग एरोप्लेन स्ट्रॉन्ग
एंड फंक्शनल। मतलब स्पेसिस, मतलब जो कंपेयर किया रिवेट, मतलब एरोप्लेन के जो पंखे हैं स्पेसिस है, तो स्पेसिस इकोसिस्टम में रूल प्ले करते हैं, मतलब पंखे एरोप्लेन में रूल प्ले करते हैं। इफ यू स्टार्ट रिमूविंग रिवेट्स लूज, मतलब पंखे को अगर रिमूव करने स्टार्ट करेंगे, मतलब इकोसिस्टम से स्पेसिस को रिमूव करने स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, द प्लेन में स्टिल फ्लाई फॉर सम टाइम्स, मतलब इकोसिस्टम थोड़ी देर के लिए टिका हुआ रहेंगे, लेकिन बट लूजिंग टू मेनी रिवेट्स कैन कॉज ए क्रश। अगर पंखे, एरोप्लेन के पंखे ज्यादा रिमूव कर दिया तो प्लेन क्रैश होने का चांसेस रहते हैं। मतलब इकोसिस्टम से बहुत ज्यादा स्पेसिस अगर रिमूव हो जाएंगे तो इकोसिस्टम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएंगे, मतलब इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। मतलब इकोसिस्टम में स्पेसिस का बहुत ज्यादा रूल है, तो स्पेसिस है तो इकोसिस्टम है, अदरवाइज इकोसिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है, तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट का नाम सुना ही होगा आपने, क्योंकि इट इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो कि 9 कंट्रीज में स्प्रेड है। वो है ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वेडोर, बोलिविया, गुयाना, सुरीनेम एंड फ्रांस गुयाना। ठीक है, द अमेज़न हैज डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अबाउट 20% ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन। तो 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अर्थ में 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करते हैं। प्रोवाइड्स टिम्बर, फ्रूट्स, मेडिसिन एंड अदर नेचुरल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट। प्लेस ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द अर्थ क्लाइमेट बैलेंस। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट 20% ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए अर्थ क्लाइमेट बैलेंस रखते हैं बहुत ज़्यादा। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही अच्छा रेन फॉरेस्ट है। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कुछ एनिमल्स है, कुछ डाइवर्स। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कुछ वेराइटीज ऑफ स्पेसीज रहते हैं। तो वर्टिब्रेट्स रहते हैं 1,25,000, सॉरी 1,25,000 होगा ये। प्लांट्स रहते हैं 40,000, फिशेस रहते हैं 5,000, बर्ड्स रहते हैं 1,300, एम्फीबियन रहते हैं 427, मैमल्स रहते हैं 4,278। तो ये आपको याद रखना है, जो भी नीट एस्पायरेंट है, बोर्ड के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी 100 से 1000 टाइम्स ज़्यादा ही एक्सटिंग हो रहे हैं, मतलब स्पेसीज विलुप्त हो रहा है प्रीवियस ईयर से ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट, आपको IUCN का फुल फॉर्म याद रखना है, पहले मैंने बताया। तो अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट 2004, इन लास्ट 500 years 784 स्पेसीज एक्सटिंग। तो लास्ट 500 years में 784 स्पेसीज एक्सटिंग हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू IUCN 2004। ठीक है, तो उनमें से 359 इनवर्टिब्रेट्स थे, 87 प्लांट्स थे एंड 338 वर्टिब्रेट्स थे। इन लास्ट 20 years 27 स्पेसीज एक्सटिंग। तो 20 years में 27 स्पेसीज एक्सटिंग हुए थे, मतलब खत्म हुए थे अर्थ से। तो क्या क्या थे? डोडो, क्वागा, थाइलासाइन, स्टीलर सी काउ, वाली, जोवान, कास्पियन, ये सब था, जो कि सब स्पेसीज ऑफ टाइगर कास्पियन। तो 15,500 स्पेसीज आर थ्रेटेंड। 32% एम्फीबियन थे, 31% जिम्नोस्पर्म्स, 12% बर्ड्स एंड 23% मैमल्स। ये सब परसेंटेज या कितना स्पेसीज विलुप्त हुआ, कितने स्पेसीज थ्रेटेंड है, तो आपको याद रखना है। बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्यों लॉस हुए, मेन कॉजेस क्या है?
द इविल क्वार्टर, तो इविल क्वार्टर क्या क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, फॉरेस्ट क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, एग्जाम्पल अमेजन रेन फॉरेस्ट बीइंग क्लियर्ड फॉर सोया कल्टीवेशन। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट क्लियर करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, फूड्स के लिए, हमारे घर बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, इंडस्ट्री तैयार करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी एक्सटेंड लॉस कर रहे हैं। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट भी धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं, सोया कल्टीवेशन करते हैं इसलिए। नेक्स्ट ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज कर लेते हैं। एलियन स्पेसिस, इन्वेशन नॉन एक्टिव स्पेसिस इंट्रोड्यूस इनटू इकोसिस्टम। एलियन स्पेसिस मतलब बाहर की स्पेसिस जो नॉन नेटिव स्पेसिस होते हैं इकोसिस्टम में। तो एग्जाम्पल नाइल पर्स इंट्रोड्यूस्ड इन लेक विक्टोरिया कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ नेटिव 200 स्पेसिस। तो ये सब क्या है, एलियन स्पेसिस लाने के लिए हम हमारे जो लोकल स्पेसिस है ख़त्म हो जाते हैं, फिनिश्ड हो जाते हैं। तो इससे ही बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहे हैं। उसका एक कारण को एक्सटिंक्शंस मतलब व्हेन वन स्पेसिस बिकम्स एक्सटिंक्ट इट्स डिपेंड स्पेसिस आल्सो डिसअपियर, मतलब एक के बिना और एक अधूरा है, एक के बिना और एक नहीं रह सकते। अगर एक स्पेसिस डिस्ट्रॉय हुआ, दूसरा स्पेसिस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। को एक्सटिंक्शन मतलब एक साथ दोनों की रहना है, दोनों एक साथ ही क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। अगर एक खत्म हुआ, दूसरा अपने आप फिनिश हो जाता। मतलब को एक्सटिंक्शन ऐसा सिचुएशन होते हैं, जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे भी साथ साथ, डायलॉग याद आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही रहते हैं को एक्सटिंक्शन जो स्पेसिस होते हैं। जैसे कि एक फ्लावर को इंसेक्ट पोलिनेट करते हैं, इंसेक्ट खत्म तो फ्लावर भी खत्म हो जाएंगे, है ना। मैं क्यों बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना चाहिए? व्हाई शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? नंबर 1, नैरो यूटिलाइजेशन। तो हमारे नैरो यूटिलाइजेशन के लिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना चाहिए, जैसे कि यूजिंग बायोडाइवर्सिटी फॉर स्पेसिफिक डायरेक्ट पर्पस, एग्जांपल कटिंग ए ट्री फॉर टिम्बर के लिए हमें ट्री की जरूरत पड़ते है। कलेक्टिंग ए प्लांट फॉर मेडिसिन, तो मेडिसिन के लिए भी प्लांट जरूरी होता है, इसीलिए फोकसेस ऑन इमीडिएट ह्यूमन नीड्स। तो इसलिए हमको क्या कंजर्व करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना चाहिए। तो नेक्स्ट, ब्रॉड यूटिलाइजेशन के लिए भी कंजर्व करना चाहिए, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी इन अ वाइडर लॉन्ग टर्म वे, एग्जाम्पल प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट फॉर क्लीन एयर, वाटर एंड क्लाइमेट बैलेंस, इकोसिस्टम बैलेंस के लिए तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होना चाहिए। कंजर्विंग वेटलैंड्स फॉर फिशरीज एंड फ्लड कंट्रोल, तो फ्लड कंट्रोल के लिए कंजर्व करना चाहिए वेटलैंड्स। तो नेक्स्ट क्यों करना चाहिए? इथिकल यूटिलाइजेशन रहते हैं, तो इथिकल यूटिलाइजेशन के लिए हमको बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना चाहिए, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी इन ए फेयर, रेस्पॉन्सिबल एंड मॉरल वे, एग्जाम्पल नॉट हंटिंग एंडेंजर्ड एनिमल्स, अवॉइडिंग ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब फोकसेस ऑन रेस्पेक्टिंग लाइफ एंड नेचर। तो लाइफ एंड नेचर फोकस करना चाहिए, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी नैरो, अगर हम नैरो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं मतलब इमीडिएट यूज कर रहे हैं, ब्रॉड यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो मतलब लॉन्ग टर्म एंड मल्टीपल बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं, इथिकल के लिए कर रहे हैं तो रेस्पॉन्सिबल्स एंड मॉरल यूज के लिए हम बायोडाइवर्सिटी यूज कर रहे हैं, इसलिए हमको बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना बहुत ही जरूरी है। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, देयर आर टू मेजर अप्रोचेस। तो बायोडाइवर्सिटी देयर आर टू मेजर अप्रोचेस, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन मतलब ऑन साइट एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन मतलब ऑफ साइट। इन सिटू मतलब ऑन साइट, जहाँ पे एनिमल्स या प्लांट्स रहते हैं वहाँ पे प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि प्रोटेक्टिंग स्पेसिस इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, जहाँ पे हैबिटेट्स है वहाँ पे ही प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल 14 बायोस्फीयर्स रिजर्व्स इंडिया में, इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, 90 नेशनल पार्क्स अकॉर्डिंग टू IUCN के हिसाब से,
448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो हॉटस्पॉट है 34, तो 3 इंडिया में है, एंड नेमली इंडिया के 3 हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। तो एक्सिटी क्या होते हैं? ऑफ साइड, मतलब खुद के हिसाब से एनिमल्स प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्टिंग स्पेसीज आउटसाइड दियर नेचुरल हैबिटेट्स, एग्जांपल जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन, सीड बैंक्स, वाइल्ड लाइफ सफारी, क्रायो प्रिजर्वेशंस। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी में, जैसे कि एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब व्हेन ए स्पीसीज कंप्लीटली डिसअपियर्स फ्रॉम द अर्थ, मतलब ऑलरेडी स्पीसीज खत्म हो चुका है। वल्नरेबल, स्पीसीज दैट आर एट हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग एंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में खत्म होने का चांसेस है, मतलब हाईली रिस्क है, अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। एंडेमिज्म, एंडेमिज्म का मतलब क्या है? व्हेन ए स्पीसीज इज फाउंड ओनली इन वन स्पेसिफिक एरिया एंड नाउवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, वन स्पेसिफिक एरिया में पाया जाते हैं एंडेमिज्म। हॉटस्पॉट्स मतलब रीजन्स दैट हैवी वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी बट आर अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ हैबिटेट लॉस, तो थ्रेटन्ड है। तो एंडेंजर्ड मतलब स्पीसीज दैट आर डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्शन, मतलब जो ज्यादा एक्सटिंक्ट होने का चांसेस है। क्रिटिकल एंडेंजर्ड, तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड मतलब स्पीसीज दैट आर एक्सट्रीमली क्लोज टू एक्सटिंक्शन एंड नीड अर्जेंट प्रोटेक्शन। तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड मतलब एक्सटिंक्शन होने वाला है और उनको क्या जरूरत है? अर्जेंटली प्रोटेक्शन की जरूरत है, अगर प्रोटेक्शन हम देंगे तभी जिंदा रह पाएगा। तो अर्थ समिट, अर्थ समिट क्या है? अर्थ समिट हेल्ड हुआ था 1992 में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, और एम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की। तो स्लोगन क्या थे? थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, तो हम अगर लोकली एक्ट करेंगे तभी तो ग्लोबल बचेगा। ठीक है, तो ओल्ड समिट क्या था? 2002 में हुआ था साउथ अफ्रीका में, और पर्पस था टू कंटिन्यू एफर्ट्स ऑफ द 1992 अर्थ समिट, मतलब 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था उनको डेवलप करना है, मतलब फोकस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के। ठीक है, ग्रुप्स, सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? सेक्रेड ग्रुप्स आर स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन दैट आर प्रोटेक्टेड बाय लोकल पीपल, मतलब नेचर को लोकल पीपल क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, खासी एंड जयंतिया हिल्स मेघालय में है, स्क्रेड फॉरेस्ट है, प्रोटेक्ट करते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज। एरावली हिल्स है राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स रीजन्स ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, ये सब लोकली क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, इसको स्क्रेड ग्रुप्स कहते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है? तो प्रिवेंट्स डिफॉरेस्टेशन एंड सोइल इरोशन, ये सब में प्रिवेंट होते हैं, डिफॉरेस्टेशन सोइल इरोशन में काम आते हैं, सोइल इरोशन बंद होते हैं, खत्म होते हैं। कंजर्व्स बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल कल्चर, मेंटेन्स वाटर सोर्सेस एंड माइक्रो क्लाइमेट, ये सब क्या करते हैं? मेंटेन, मतलब तो कुल मिला के बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होते हैं, मतलब इकोसिस्टम क्या होते हैं? बैलेंस रहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।